गायब हो जाना एक ऐसी घटना बन गई है जिसमें कई तरह की समस्याएं जुड़ी हुई हैं, जो इसे और भी जटिल बना देती हैं। आधुनिक तकनीकी युग में जहां निगरानी सामान्य बात हो गई है, हम उम्मीद करते हैं कि इन रहस्यों में से कुछ तुरंत सुलझ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसी वास्तविक आशंकाएं हैं कि जुआन सियोन लावाकी से जुड़ा मामला, जो 38 वर्षीय पुरुष हैं और 2024 में डार्गाविल, न्यूजीलैंड में रह रहे थे, अब ठप पड़ गया है और जल्द ही ये मामला ठंडा पड़ सकता है। उनके परिवार को जवाबों की सख्त जरूरत है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि उन्हें न्यूजीलैंड पुलिस बल पर पूरा भरोसा है और वे आशावादी हैं कि उनका मामला अंततः सुलझ जाएगा। नई सुराग और प्रासंगिक जानकारी जुटाने के प्रयास में अब सीसीटीवी फुटेज को जनता के लिए जारी कर दिया गया है। उस साल 2 अगस्त को जोवाना के अवशेष ओमामारी और अरंगा समुद्र तटों के बीच रापिरो बीच पर पाए गए और जांचकर्ताओं को तुरंत स्पष्ट हो गया कि वह किसी आपराधिक कृत्य की शिकार हुई थीं। हत्या की जांच शुरू की गई और जल्द ही जानकारी जनता के लिए जारी कर दी गई। पुलिस ने बताया कि वे जोआना के कपड़े ढूंढ रहे हैं, जिसमें सफ़ेद नाइकी टी शर्ट, डार्क एवरलास्ट पैंट और लाल एडिडास स्लिप ऑन जूते हैं। वे उसकी कार नहीं ढूंढ सके और जनता से कहा कि काले मित्सुबिशी आउटलैंडर पर नजर रखे। उन्होंने कहा कि एक समय वह वाहन ओमामारी बीच के प्रवेश द्वार पर खड़ा था, क्योंकि 1 अगस्त की शाम 7 बजे गवाहों ने उसे वहां देखा था। जांचकर्ताओं ने ज्यादा जानकारी नहीं दी है, लेकिन अनुरोध किया है कि अगर कोई व्यक्ति सफेद 2012 टोयोटा हिलक्स फ्लैट डेक ट्रक, जिसके पीछे कुत्तों के पिंजरे हैं, देखे तो संपर्क करे, क्योंकि यह वाहन जोआन की मौत से जुड़ा हो सकता है। यह ज्ञात है कि जोआन और उनका परिवार अक्सर उस बीच पर समय बिताते थे जहां वह मिली थी, लेकिन पुलिस ने यह बताने से इनकार कर दिया है कि क्या उन्हें पता है कि जिस रात उनकी मौत हुई वह वहां क्यों थीं। यह सुझाव दिया गया है कि वह घर पर कुछ समस्याओं का सामना कर रही थी और इसी कारण उन्होंने कुछ समय के लिए अपनी कार में सोने का फैसला किया, लेकिन ये अभी भी अटकलें ही हैं, क्योंकि अब तक इसका कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। मीडिया को बताया गया कि इस घटना के संबंध में कई लोगों से पूछताछ की जा रही है, लेकिन पुलिस ने किसी भी संदिग्ध के नाम जारी नहीं किए हैं और उन्होंने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है कि जुआन के परिवार का कोई सदस्य उनकी मौत में शामिल हो सकता है। अभी वे जुआन के गायब कपड़े खोजने और दोनों संबंधित वाहनों की गतिविधियों का पता लगाने पर ध्यान दे रहे हैं। वे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जुआन की मौत वाली रात उन वाहनों को कौन चला रहा था। इसके अलावा यह भी स्पष्ट नहीं हुआ है कि उसकी जान उसी समुद्र तट पर ली गई थी जहां वह मिली थी, या फिर किसी ने उसे बाद में वहां लाकर छोड़ा था। जानकारी के मुताबिक पिछले दिन जोआन, जैरेड और उनके बच्चे समुद्र तट पर गए थे। बाद में जोआन ने जैरेड को मैसेज किया कि वह घर लौटने से पहले फिर से समुद्र तट जा रही है, लेकिन वह वहां नहीं पहुंची और अगली सुबह जब जैरेड की नींद खुली और उसने उसके फोन पर एक टेक्स्ट मैसेज देखा जिसमें सिर्फ लिखा था मदद, तो वह घबरा गया। बाद में परिवार को बताया गया कि वह उस समुद्र तट से कुछ दूर एक इलाके में मृत मिली, जहां उसने होने की बात कही थी। जैरेड को वह मैसेज अजीब लगा, क्योंकि जोएन कभी एक शब्द वाले संदेश नहीं भेजती थी। अगर उसकी गाड़ी में दिक्कत होती तो वह बताती। इसी कारण जैरेड को लगता है कि उसने मैसेज तब किया जब वह किसी के नियंत्रण में थी, जिसने बाद में उसकी जान ली। पुलिस ने एक व्यक्ति की सीसीटीवी तस्वीरें जारी की हैं, जिससे वे बात करना चाहते हैं, क्योंकि माना जाता है कि वही आखिरी व्यक्ति था जिसने उसे जिंदा देखा था। उसका चेहरा तस्वीरों में धुंधला है, फिर भी उम्मीद है कोई पहचान कर आगे आएगा। अगर आपके पास जोआन के मामले से जुड़ी कोई जानकारी है तो आपसे अनुरोध है कि 105 नंबर डायल करें और केस नंबर 240 803 9062 बताएं। जोडी डैलस पेनिंगटन अपने प्रकृति प्रेम के लिए मशहूर थे और अक्सर दोस्तों के साथ कैंपिंग व मछली पकड़ने जाते थे। 49 साल के जैक्सनविल अरकानसस निवासी की दिनचर्या सामान्य थी। वे अक्सर अपने पसंदीदा प्राकृतिक स्थलों पर जाते थे। जोड़ी की एक खासियत थी कि वह हमेशा किसी न किसी को बताकर जाते थे कि वो कहाँ जा रहे हैं और लगातार संपर्क में रहते थे, खासकर जब उनकी योजनाएं बदलती थीं। मार्च में उनका अचानक
बिना बताए गायब होना असामान्य था और इससे जैक्सनविल समुदाय जवाब ढूंढने लगा। 11 मार्च को जोड़ी को आखिरी बार जैक्सनविल में अपने घर से लाल 1995 फोर्ड F150 पिकअप ट्रक में निकलते देखा गया था। वह गाड़ी खुद ही इतनी खास थी कि उसे नजरअंदाज करना मुश्किल था। उसकी पिछली विंडस्क्रीन पर सफेद रेजरबैक हॉक का डेकल था, खिड़की किनारे बुलेट होल्स के स्टिकर थे और ट्रक बेड में ग्रे टूल बॉक्स रखी थी। अजीब ये था कि उसने अपने इरादों के बारे में किसी को नहीं बताया और ना ही कहीं संकेत था कि वह कहाँ जा रहा है। उसके भाई बर्नी के मुताबिक वह कभी कभी वीकेंड पर अकेले मछली पकड़ने या कैंपिंग जाता था, पर इतनी लंबी अवधि या बिना बताए कभी नहीं जाता था। उसका व्यवहार बेहद असामान्य माना गया। जोड़ी से जुड़ी अगली झलक अगले ही दिन आई जब पाइन ब्लफ अरकानसास में लगे फ्लॉक कैमरों ने फोर्ड को जैक्सनविल से 55 मील दूर कैद किया। यह पता नहीं चल पाया कि कैमरे में कैद होने के समय गाड़ी चला रही व्यक्ति जोड़ी ही थी या नहीं, लेकिन यही उनके पास एकमात्र सुराग था। उस एक अहम सुराग के बाद मामला रहस्यमय तरीके से ठंडा पड़ गया और उसकी मौजूदगी का कोई और सुराग या सबूत नहीं मिला। उस दिन के बाद से पेनिंगटन परिवार जवाबों की तलाश में है कि उन्हें कुछ ऐसा मिले जिससे उनका दुख खत्म हो सके। बर्नी ने जानकारी की कमी पर गहरी चिंता जताई। वो अपने भाई के हर शिकार, मछली पकड़ने और कैंपिंग वाली जगह गया, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। न पैरों के निशान मिले, न निजी सामान, न फोर्ड की टायर की निशानी। ऐसा लग रहा था कि जोड़ी धरती से गायब हो गया है, अपने पीछे अनसुलझे सवाल और रहस्य छोड़कर। पेनिंगटन परिवार ही अकेले उस लापता आदमी को नहीं खोज रहा था। जैक्सनविल पुलिस विभाग ने भी अपनी जांच की, हर संभव कोशिश की, लेकिन उन्हें भी कुछ हासिल नहीं हुआ। पुलिस और परिवार जब समुदाय से मदद मांगते हैं तो वे उस फोन कॉल का बेसब्री से इंतजार करते हैं जो उनकी जिंदगी बदल सकता है। गायब हुए कई महीने हो चुके हैं, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला है और जोड़ी अब भी लापता है। इस रहस्यमय गुमशुदगी से जुड़ी कोई भी जानकारी जैक्सनविल पुलिस विभाग को 501-982-3191 पर दी जा सकती है। जनता को चेतावनी दी गई है कि इंग्लैंड के वुलवरहेम्पटन के व्हिटमोर रेंज इलाके में 19 सितंबर को हुई हत्या के एक संदिग्ध के पास न जाएं और अगर उसे देखा जाए तो तुरंत पुलिस से संपर्क करें, क्योंकि माना जा रहा है कि उसके पास हथियार हो सकता है और वो अपनी आजादी को खतरे में डालने वाले किसी भी व्यक्ति पर हमला कर सकता है। ये अपील 28 वर्षीय ड्वेन मिल्स पर हुए हमले से संबंधित है, जिन्हें उस दिन लीसेस्टर स्ट्रीट पर मृत पाया गया था। ऐसा माना जा रहा है कि संदिग्ध, जिसकी पहचान अब मोहम्मद मनीर खान के रूप में हुई है, ने उस दिन ड्वेन पर आग्नेयास्त्र से हमला किया था और इसके परिणाम स्वरूप ड्वेन की जान चली गई। हमले के दौरान एक दूसरे व्यक्ति, जिसकी पहचान 32 वर्षीय सैयद जैन अली के रूप में हुई है, को भी चोटें आईं और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां वे गंभीर हालत में रहे। मोहम्मद, जिन्हें उनके करीबी लोग मैनी के नाम से जानते हैं, के वुलवरहेम्पटन क्षेत्र से संबंध होने के बारे में जाना जाता है और अब उन्हें पकड़ने के प्रयास में सीसीटीवी तस्वीरें जारी कर दी गई हैं। इन तस्वीरों में वो काले ग्रे हुड वाली स्वेटशर्ट, मिलते जुलते पैंट्स और काली बेसबॉल टोपी पहने हैं। मोहम्मद के चेहरे की एक स्पष्ट फोटो भी जारी की गई है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज कुछ धुंधली है और उनका चेहरा पूरी तरह से दिखाई नहीं दे रहा है। ये फुटेज ड्वेन पर हमले से 12 घंटे पहले रिकॉर्ड हुई थी और हमले की सूचना पुलिस को तब दी गई जब किसी ने इलाके में गोली चलने की आवाज सुनी। जब आपातकालीन कर्मी पहुंचे तब ड्वेन पहले ही मृत पाए गए थे, जबकि सैयद को पास के अस्पताल में ले जाया गया। दोनों आदमी लेस्टर स्ट्रीट पर कार में थे। तभी मोहम्मद आया। उसने अचानक बंदूक निकाली और गाड़ी पर फायरिंग शुरू कर दी। ये स्पष्ट नहीं कि हमले से पहले उनका पीड़ितों से कोई संवाद था या वे परिचित थे। हमले का कारण फिलहाल अज्ञात है, लेकिन जांचकर्ताओं ने कहा है कि वे लगातार काम कर रहे हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या हुआ था और मोहम्मद को ढूंढा जा सके, ताकि उनके किए गए कामों के लिए उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जा सके। ड्वेन और सईद के परिवार इस हमले से टूट गए हैं और वे जवाबों के लिए बेताब है, खासकर इस बात के लिए कि मोहम्मद ने उस दिन उन पर हमला क्यों किया। ये उम्मीद की जा रही है
कि कोई व्यक्ति हमलावर को पहचान लेगा और समय रहते पुलिस को सूचित करेगा ताकि उसे गिरफ्तार किया जा सके। अगर आपके पास या किसी जानने वाले के पास ऐसी जानकारी है तो कृपया 101 पर कॉल करें, 19 सितंबर की लॉग 358 का जिक्र करें या क्राइम स्टॉपर्स 800-555-111 पर संपर्क करें। हर साल दुनिया भर में हजारों परिवार यह पीड़ा झेलते हैं जब उनके प्रियजन बस घर नहीं लौटते। कुछ लोगों को उस व्यक्ति का निर्जीव शरीर मिलने के दुख के साथ जीना पड़ता है और दूसरों को यह बोझ उठाना पड़ता है कि उन्हें कभी पता ही नहीं चलता कि क्या हुआ। उत्तरी आयरलैंड का एक परिवार कभी क्या हुआ ये न जान पाने की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति से जूझेगा। फरवरी 2007 में जेरार्ड कॉनवे के परिवार ने कुक्सटाउन में रहते थे जब उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट की गई थी। 32 वर्षीय जेरार्ड कॉनवे को कुछ साल पहले बाइपोलर डिसऑर्डर का पता चला था, जिससे उनकी अचानक गैर मौजूदगी और चिंता बढ़ गई थी। 25 फरवरी को जेरार्ड को आखिरी बार देखा गया था। उस दिन जेरार्ड बैंक में सीसीटीवी में दिखे जब उन्होंने खाते से पैसे निकाले। कुछ लोगों ने जेरार्ड को जनवरी के अंत या फरवरी की शुरुआत में देखने का दावा किया, लेकिन महीने के मध्य में कॉनवे परिवार ने उसकी गुमशुदगी रिपोर्ट कराई। तुरंत खोज अभियान शुरू किया गया, इस उम्मीद में कि जोखिम में पड़े व्यक्ति को जल्दी ही ढूंढ लिया जाएगा। श्वान दस्ते और हवाई निगरानी भी रहस्य सुलझाने में नाकाम रहीं। व्यापक खोज प्रयासों के बावजूद जेरार्ड का पता नहीं चला और ना ही उसकी लाश कभी मिली। इस रहस्यमय गायब होने की जांच शुरू की गई और इसका नतीजा यह निकला कि लापता व्यक्ति अब जीवित नहीं है। सितंबर में लापता व्यक्ति की मां ने उसके व्यक्तित्व के बारे में और जानकारी दी। उनके अनुसार जेरार्ड पारिवारिक झगड़ों के बाद अक्सर गायब हो जाते थे। हालांकि उन्होंने ये कहा कि वह हमेशा वापस आ जाता था, लेकिन उसकी छवि थोड़ी खराब थी। उसे झगड़ालू आदमी बताया जाता था। जेरार्ड की मां ने कहा कि जब वह अपनी उग्रता दिखाता था तो बहुत बुरा हो जाता था। जांच में पता चला कि 1 साल पहले जेरार्ड को 3 दौरे पड़े थे जो उसकी गुमशुदगी से कुछ महीने पहले हुए थे। यहां मिली जानकारी से यह संकेत मिलता था कि वह आसानी से किसी खतरनाक स्थिति में फंस सकता था जिससे वह गायब हो गया हो। समुदाय हैरान है और मानता है कि उस आदमी के साथ किसी ने कुछ किया है। उसके चाचा कहते हैं कि कई लोग उसे पसंद नहीं करते थे। आरोप था कि उन्मादी अवस्था में वह दूसरों के पीछे पड़ सकता था। कुछ लोगों का मानना है कि शायद यही हुआ था और उसने गलत व्यक्ति को निशाना बना दिया होगा। एक पूर्व प्रेमिका ने तो यहां तक दावा किया कि उसने एक अफवाह सुनी थी जिसमें कहा गया था कि उसे उठा लिया गया है और एक खलिहान में रखा गया है। लेकिन ये सब सिर्फ परिवार, पुलिस और समुदाय की अटकलें थीं। कोई भी वास्तव में नहीं जानता कि जेरार्ड के साथ क्या हुआ, उसे किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा और किस वजह से वो रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। कई साल बीत चुके हैं और जेरार्ड का चेहरा अब भी उन गुमशुदा व्यक्ति के पोस्टरों से झांकता रहता है जो सड़क की लाइटों, सोशल मीडिया और ब्लॉग पोस्टों पर छाए हुए हैं। लेकिन अब तक कोई भी ऐसा व्यक्ति सामने नहीं आया है जिसके पास इस रहस्य को खत्म करने वाली कोई जानकारी हो। सूचना क्राइम स्टॉपर्स पर 0800-555-111 पर दी जा सकती है। संदर्भ संख्या 758, 13 फरवरी 2007 के साथ। न्यूजीलैंड के नॉर्थ आइलैंड में गिस्बोन की पुलिस ने 36 वर्षीय बिल पाइन मांजी से जुड़े मामले में किसी भी गवाह से आगे आने की अपील की है, क्योंकि उनकी हत्या की जांच अब ठहराव पर आ गई है। 29 सितंबर 2025 को एक आम नागरिक ने पुलिस से संपर्क किया और बताया कि उन्होंने रिवरडेल उपनगर में एक बेहोश व्यक्ति को पाया है। मौके पर पहुंचने पर अधिकारियों ने बिल को लाइटन रोड और रिपराडा स्ट्रीट के बीच एक घर के लॉन पर पड़ा पाया। उन्हें पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनकी सारी कोशिशें बेकार रहीं, क्योंकि थोड़ी ही देर बाद उनकी चोटों के कारण मृत्यु हो गई। यह निर्धारित किया गया कि बिल की जान एक आग्नेयास्त्र का इस्तेमाल करके ली गई थी, लेकिन हमले से पहले की घटनाएं अब भी एक रहस्य बनी हुई थीं। यह ज्ञात है कि अपराध स्थल से कई वस्तुएं एकत्रित की गई थीं, जिन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। जांचकर्ताओं ने बताया
कि हमले के वक्त कई लोग मौजूद थे और उनसे बयान देने की अपील की है ताकि संदिग्धों की सूची से बाहर किया जा सके। उन्होंने बिल के मामले में जिनसे बात करनी थी उनकी सीसीटीवी तस्वीरें जारी की है, क्योंकि वे उस पर हमले से सीधे जुड़े माने जाते हैं। हालांकि तस्वीरें धुंधली हैं, उन्होंने दोनों का विवरण जारी किया। दोनों फुटेज में हुड वाले स्वेटशर्ट पहने और हुड चढ़ाए हुए दिखे, शायद सुरक्षा कैमरों से चेहरा छुपाने के लिए। पहला संदिग्ध कैमरों में फॉरेस्टर हाउस से भागते ऑर्मंड रोड पार कर रिपराडा स्ट्रीट जाते दिखा। जांच के दायरे में आए दूसरे व्यक्ति को उसी घर से टाउन सेंटर की ओर जाते देखा गया। वह मैरी स्ट्रीट होकर ऑर्मंड स्ट्रीट पहुंचे, फिर कैमरों से ओझल हो गए। माना जाता है कि ये जोड़ी और अपराधों में भी शामिल है। पुलिस ने बताया कि वे 28 सितंबर को शाम 7:30 से आधी रात के बीच फॉरेस्टर हाउस से चुराई गई ह्युंडई सोनाटा की चोरी के भी जिम्मेदार हो सकते हैं। यह ज्ञात है कि कार को रिपराडा स्ट्रीट से लाइटन रोड पर चलाया गया था, जो एल्गिन क्षेत्र की ओर जा रही थी। अगले दिन इसे एबरडीन रोड पर देखा गया था। इसके बाद इसे चर्चिल स्ट्रीट पर छोड़ दिया गया, जहां ये 20 अक्टूबर को मिली थी। अगर आपके पास बिल के मामले को सुलझाने में मदद करने वाली कोई भी जानकारी है तो आपसे अनुरोध है कि पुलिस से 105 डायल करके संपर्क करें। ऑपरेशन बुशमैन या फाइल नंबर 250 929 9035 का हवाला दें। मार्क वालेस डेविस, जिनका जन्म फरवरी 1985 में हुआ, बचपन से ही दयालु व्यक्ति कहे जाते थे। बचपन में उन्हें लिटिल माइकल जॉर्डन कहा जाता था और वह परिवार में बहुत अहम थे। इसी वजह से आज उनकी गैर मौजूदगी गहरे दुख से भरी हुई है, क्योंकि उनके रिश्तेदार लगातार जवाबों की तलाश में जूझ रहे हैं। ये 2018 की बात है। डेविस, जो क्लार्क्सविल टेनेसी में रहते थे, 6 बच्चों के पिता बन चुके थे। वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते थे और जब भी वो अपनी कंस्ट्रक्शन की नौकरी पर नहीं होते थे तो अपना ज्यादातर समय उनके साथ बिताते थे। वही साल उनके बच्चों के लिए पिता को आखिरी बार देखने का साल बना, हालांकि तब उन्हें इसका अंदाजा नहीं था। 15 जून की तारीख थी जब डेविस को आखिरी बार 1230 प्रीचर्स मिल रोड पर स्थित मैराथन गैस स्टेशन पर देखा गया था, जो अब बंद हो चुका है। सुरक्षा कैमरों ने 33 वर्षीय डेविस को सफेद लाल ट्रक में आते हुए रिकॉर्ड किया। इसके बाद वे दुकान के अंदर गए और शौचालय का इस्तेमाल किया। फिर उन्हें इमारत से बाहर निकलकर पीछे जाते देखा गया, जहां कोई कैमरा नहीं था। यहीं पर डेविस का एक अनजान व्यक्ति के साथ शारीरिक झगड़ा हुआ बताया गया। इस टकराव की जानकारी कभी सार्वजनिक नहीं हुई। इसके बाद वो अपने ट्रक की ओर गया, उसमें चढ़ा और चला गया। ये आखिरी बार था जब किसी ने उसे देखा था, लेकिन जब वो जा रहा था, डेविस कुछ दोस्तों के संपर्क में रहा जिन्हें उसने टेक्स्ट मैसेज भेजे। 2 दिन बाद फादर्स डे पर परिवार को कुछ गलत लगा। उस दिन के बाद से उन्होंने उससे कोई खबर नहीं सुनी थी और अपने बच्चों के प्रति उसकी लगन को देखते हुए फादर्स डे पर उसकी गैर मौजूदगी चिंता का कारण थी। कुछ दिन बाद लापता आदमी के चिंतित रूममेट ने डेविस के परिवार से पूछा कि क्या किसी ने उसे देखा है। रिश्तेदारों ने जल्दी महसूस किया कि कई दिन हो गए उससे बात किए, जबकि वह आमतौर पर नियमित संपर्क में रहता था। रूममेट के संपर्क करने के बाद उससे संपर्क करने की कई कोशिशें की गई, लेकिन फोन कॉल्स का कोई जवाब नहीं मिला। परिवार ने स्थानीय अस्पतालों से भी संपर्क किया। उम्मीद थी शायद वह वहां हो, लेकिन उम्मीद तेजी से घट रही थी। जब डेविस के रिश्तेदारों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई तो जानकारी की तलाश शुरू हो गई। जांचकर्ताओं ने सीसीटीवी फुटेज देखी और जल्द समझ गए कि डेविस की गुमशुदगी में किसी आपराधिक वारदात का हाथ हो सकता है। उन्होंने ये भी अंदाजा लगाया कि कोई व्यक्ति ऐसी जानकारी छुपा रहा है जिससे डेविस का पता चल सकता है। डेविस की मां किम मानती हैं कि शायद कुछ दुखद हुआ है। अब क्राइम टीवी शोज उनकी जिंदगी में शामिल हैं और वो ऐसी हर जानकारी खोजती हैं जो केस में जोड़ी जा सके, लेकिन वह अब तक सिर्फ इतना ही कर पाई है कि समुदाय से आगे आकर जानकारी देने की अपील करें। किम ने अपने लापता बेटे की खबर फैलाने के लिए फेसबुक का सहारा लिया,
जिससे कई अजनबी एक साथ मिलकर क्लार्क्सविल के उन इलाकों में उसकी तलाश करने लगे जहां वो अक्सर जाता था और उन जगहों पर भी जहां वो कभी गया ही नहीं था। घंटों, दिनों और हफ्तों तक तलाश करने के बावजूद डेविस के ठिकाने का कोई सुराग नहीं मिला, जिससे परिवार के दिल में ऐसा खालीपन रह गया जिसे सिर्फ इस सवाल का जवाब ही भर सकता है, मार्क वॉलेस डेविस कहाँ हैं? इस गुमशुदगी से संबंधित जानकारी क्लार्क्सविल पुलिस विभाग को 931-648-0655 पर दी जा सकती है। 2 सितंबर 2013 को रात करीब 10-20 बजे पेम्ब्रोक बरमूडा में पुलिस को सेंट मोनिका मिशन क्षेत्र में एक घटना की सूचना मिली जिसमें आग्नेयास्त्र चलने की बात बताई गई थी। मौके पर पहुंचने पर उन्होंने 30 वर्षीय जोनाथन डिल को अपने घर के बाहर बेहोश पाया और उन्हें किंग एडवर्ड सप्तम मेमोरियल अस्पताल ले जाया गया। थोड़ी देर बाद घोषणा हुई कि जोनाथन का निधन हो गया है और पुलिस हमलावर की तलाश कर रही है। हमले का तरीका देखकर तुरंत माना गया कि यह इलाके की गैंग गतिविधियों से जुड़ा है। जांचकर्ताओं के अनुसार जोनाथन को पीछे से एग्जीक्यूशन स्टाइल में गोली मारी गई, जिससे लगता है कि वो हमलावर को जानते थे। पुलिस गश्त को तुरंत कई इलाकों में भेजा गया क्योंकि डर था कि प्रतिद्वंदी गैंग अपराधियों के खिलाफ बदला ले सकती है। हालांकि ऐसा माना जाता है कि हमले के वक्त जोनाथन का हमलावर अकेला था। गवाहों ने बताया उन्होंने एक आदमी को मोटरसाइकिल से अकेले भागते देखा। इसके बाद वो ग्लीब रोड पर दक्षिण मुड़ा और माना गया कि वो पार्सल्स रोड, फ्रिसवेल्स हिल या बिशप स्पेंसर रोड की ओर गया। गवाहों ने बताया कि जोनाथन उस आदमी से भागने की कोशिश कर रहा था लेकिन नाकाम रहा और उसकी जान चली गई। बताया गया कि करीब 9 राउंड फायर हुए पर पुष्टि नहीं हुई। माना जाता है कि जोनाथन को एक ही गोली लगी जो जानलेवा थी। उसके पड़ोसियों ने बाद में बताया कि जोनाथन का घर एक लोकप्रिय जगह है जहां अक्सर लोगों को इकट्ठा होते हुए देखा जा सकता है, जिनमें से अधिकांश के बारे में माना जाता है कि वे इलाके के गैंग से जुड़े हुए हैं। उस इलाके में हथियारों के चलने की खबरें आना भी कोई असामान्य बात नहीं है, लेकिन उन मामलों में से ज्यादातर आमतौर पर बहुत गंभीर नहीं होते। लेकिन अतीत में कई गंभीर घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें से एक में इसी तरह का हमला हुआ था जिसमें 2 लोगों की जान चली गई थी। उन मामलों को तब से सुलझा लिया गया है क्योंकि दोषियों को हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन जोनाथन की जान लेने वाला संदिग्ध अभी भी फरार है। ये चिंता है कि उस इलाके में रहने वाले लोग शायद जितना बता रहे हैं उससे ज्यादा जानते हैं, लेकिन वे आगे आने में हिचकिचा रहे हैं क्योंकि ये घटना संभवतः गैंग से जुड़ी हुई है और वे बदले के डर से सामने आने से डर सकते हैं। यादें ताज़ा करने के लिए हल्के रंग की कार की सीसीटीवी तस्वीर जारी की गई है। यह तस्वीर उस रात करीब 10-20 बजे ली गई थी जब कार को ग्लीब रोड पर चलाया जा रहा था और ड्राइवर पुरानी पेपर पॉट की दिशा में जा रहा था। ये ध्यान देने योग्य है कि पुलिस ने कार के ड्राइवर को संदिग्ध के रूप में नामित नहीं किया है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वे अधिकारियों को जोनाथन के मामले में महत्वपूर्ण जानकारी दे सकते हैं और उनसे आगे आने का अनुरोध किया गया है। कार देखने वालों से पुलिस से संपर्क करने का अनुरोध किया गया है क्योंकि कोई भी जानकारी मामले को सुलझा सकती है। दुर्भाग्यवश सीसीटीवी तस्वीरें धुंधली होने के कारण वाहन का मेक और मॉडल अब भी अज्ञात है। वाहन उस कैमरे से थोड़ी दूरी पर था जिसने उन्हें रिकॉर्ड किया। मोटर बाइक पर गुजरते हुए एक व्यक्ति की सीसीटीवी तस्वीरें दी गई है और बाइक चालक से जांचकर्ताओं से संपर्क करने को कहा गया है क्योंकि उसके पास जरूरी जानकारी हो सकती है। जो भी इस जांच में मदद कर सकता है उससे अनुरोध है कि वह बरमूडा की गंभीर अपराध इकाई से 2471739 पर संपर्क करे। 9 नवंबर 2021 को ऑकलैंड पुलिस घर घर जाकर दरवाजा खटखटा रही थी और उम्मीद थी कि पड़ोसियों के पास जानकारी हो। वे सैंडरिंघम निवासी सिंडी ली को ढूंढ रहे थे जो सीसीटीवी में आखिरी बार दिखी और फिर रहस्यमय ढंग से गायब हो गई। 70 साल की सिंडी ली को ट्रेनमियर रोड पर चलते देखा गया, लेकिन बाद में क्या हुआ ये कैमरे में नहीं आया।
सिंडी रोज सुबह सैर पर जाती थी और पड़ोसी उन्हें अक्सर देखते थे। महिला रोज की तरह टहलने निकली थी, मगर इस बार उनके लिए बड़ा खोज अभियान शुरू हुआ। अधिकारियों ने तुरंत खोज और बचाव दल 5 दिन के लिए मोहल्ले में तैनात किए। जब खोजबीन चल रही थी, अधिकारी इलाके में अन्य सुरक्षा कैमरों की फुटेज ढूंढने की कोशिश कर रहे थे ताकि सिंडी की गतिविधियों का पता लगाया जा सके और ये समझा जा सके कि वो आखिरकार कहाँ गई होंगी। दिन बीते लेकिन कुछ नहीं मिला। पूरी कोशिशों और कम सुरागों के बावजूद पुलिस नहीं बता सका कि क्या हुआ। क्या कोई इसमें शामिल था या ये अजीब दुर्घटना थी। सिंडी 70 साल की थी, लेकिन वे सक्रिय और फिट थी और उनके गायब होने का कोई चिकित्सकीय कारण नहीं था। वह महिला 30 साल से न्यूजीलैंड में पति के साथ व्यवसाय चला रही थी, इसलिए उनके रास्ता भटकने की संभावना नहीं थी। सुराग न मिलने पर पुलिस ने जानकारी के लिए जनता से मदद मांगी। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज, विवरण और लापता महिला की तस्वीर जारी की ताकि कोई सुराग मिले। उन्होंने पूछा कि क्या किसी ने वैसे कपड़े पहने महिला को देखा है और जानकारी देने को कहा। लेकिन दिन बीतते गए और सिंडी के ठिकाने का कोई सुराग नहीं मिला, जिससे उम्मीदें कम होने लगीं। फिर सबसे अप्रत्याशित रूप से 11 दिन बाद, जब गुमशुदगी को लगभग 2 हफ्ते होने वाले थे, पुलिस ने कुछ असाधारण खोजा। 20 नवंबर को दोपहर के आसपास सिंडी एक पड़ोसी के घर में गंभीर हालत में मिली। हालांकि उसके शरीर पर कोई शारीरिक चोट नहीं थी, लेकिन जब उसे पाया गया तो वह महिला गंभीर रूप से डिहाइड्रेटेड थी और उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे आईसीयू में स्थिर किया गया। पता चला कि खास तौर पर यही घर, जो खाली था, उसी दिन तक नहीं खोजा गया था। पुलिस ने खुलासा किया कि सिंडी मिल गई है, लेकिन वे यह नहीं बता सके कि उसकी गुमशुदगी का कारण क्या था, और यह तभी स्पष्ट होगा जब वह बोलने की स्थिति में होगी। लेकिन 2025 तक इस अजीबोगरीब गायब होने के हालात अब भी एक रहस्य बने हुए हैं। सिंडी ली की गुमशुदगी को लेकर अब भी कई सवाल बाकी है। वो घर में कैसे गई? अगर पुलिस ने उस दरवाजे पर दस्तक दी थी तो उसने आवाज क्यों नहीं लगाई? क्या यह किसी नाकाम अपहरण की घटना थी या कोई अज्ञात चिकित्सकीय समस्या इसका कारण थी? न्यू साउथ वेल्स पुलिस के अनुसार 28 वर्षीय होंग ली ची, जो 2022 में सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में थे, 11 मई को परिवार ने पहली बार उनके लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जब उनसे संपर्क नहीं हो सका। जांच शुरू हुई और शुरुआती सुरागों में से एक सीसीटीवी फुटेज था, जिसमें ची को शाम 6 बजे मैक्वेरी स्ट्रीट के अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स से निकलते देखा गया। उसी शाम वह फुटेज जनता को उपलब्ध कराई गई थी। इसमें दिखाया गया कि ची इमारत की लॉबी से गुजरते हैं और बाहर लगे कैमरों में चलते नजर आते हैं। इसके बाद उन्हें अपना फोन चेक करते हुए देखा गया। फिर वे सड़क पर चलते हुए दिखाई दिए। उन्हें कई बार पीछे देखते देखा गया, पर यह नहीं पता चला कि इसका गुमशुदगी से संबंध था या नहीं। जांचकर्ताओं को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह फुटेज ची को आखिरी बार जिंदा देखे जाने का प्रमाण है। परिवार ने बताया कि उन्हें आखिरी बार 11 मई दोपहर 1 बजे सिडनी टाउन हॉल में देखा गया था। फिर उसने उनके मैसेज का जवाब देना अचानक बंद कर दिया। उनके फोन पर कॉल करने पर सीधा वॉइसमेल पर जा रहा था, इसलिए उन्होंने पुलिस से संपर्क करने का फैसला किया। 6 अगस्त को नगर निगम कर्मचारियों को हॉक्सबरी के पैकर रोड की झाड़ियों में एक शव मिला, तो उन्होंने पुलिस को बुलाया। अवशेष जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए और परिणामों से पुष्टि हुई कि मिले अवशेष ची के थे। उनकी मृत्यु संदिग्ध मानी जा रही है और माना जा रहा है कि वह किसी आपराधिक कृत्य का शिकार हुए थे। इस मामले में कम प्रगति हुई है और जांचकर्ताओं ने तथ्यों के लिए जनता से मदद मांगी है। उन्होंने अनुरोध किया कि जो लोग ची से उनकी मृत्यु से पहले मिले या बात की, वे उनसे संपर्क करें, क्योंकि उनके पास जानकारी हो सकती है। कई सवाल अब भी अनुत्तरित हैं, जैसे कि ची आखिरी बार निगरानी कैमरे में जहां देखे गए थे, वहां से लगभग 50 मील दूर कैसे पहुंच गए। इसके अलावा वह अचानक परिवार से संपर्क नहीं रोकते, इसलिए माना गया कि उन्हें उसी इलाके में लाया गया जहां वे पाए गए, फिर उनकी जान ली गई। उपलब्ध स्रोतों ने यह नहीं बताया है कि उनकी मृत्यु का कारण कभी निर्धारित किया गया था या नहीं। यह भी नहीं पता है कि उन पर हमले का मकसद क्या था,
लेकिन जल्द ही जब जांचकर्ताओं ने ची के जीवन के बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू किया तो एक स्पष्ट तस्वीर सामने आने लगी। पता चला कि वह अवैध पदार्थों का छोटा डीलर था और आखिरकार उन्होंने एक संदिग्ध की पहचान की, 28 वर्षीय फेरेंक स्टेमलर, जिसे पूछताछ के लिए लाया गया। लेकिन ची के मामले से उसे जोड़ने वाला कोई सबूत नहीं मिलने के कारण उस पर अभी तक कोई आरोप नहीं लगाया गया है। तब से स्टेमलर को एक और मामले में संदिग्ध बताया गया, जिसमें मुलिया और एट्यूएट सियाल को एक नकाबपोश बंदूकधारी ने नाई की दुकान पर निशाना बनाया। दोनों पुरुष अपने घावों का इलाज करवाने के बाद बच गए। जो भी व्यक्ति ची के मामले के बारे में जानकारी रखता है उससे अनुरोध है कि वह क्राइम स्टॉपर्स से संपर्क करे। 333-000। पुलिस के पास स्कॉट श्वार्ट्ज की गुमशुदगी में कम सुराग है। उन्हें आखिरी बार ओहायो के लिबर्टी टाउनशिप के अपार्टमेंट से निकलते सीसीटीवी पर देखा गया था। लिबर्टी सेंटर में कई कैमरे हैं, पर सिर्फ एक ने उन्हें रिकॉर्ड किया। बटलर काउंटी शेरिफ कार्यालय को जो वीडियो मिला उसमें वह व्यक्ति रात 8:13 बजे सीढ़ियों से नीचे उतरता दिखा। वो ग्रे CSI शर्ट और डार्क जीन्स पहने था और फिर वह गायब हो गया। स्कॉट, एक 60 वर्षीय व्यक्ति जो ब्लेक स्ट्रीट के 7500 ब्लॉक में रहता है, उसका परिवार जॉर्जिया में रहता था, जिससे वह अक्सर अपना समय दोनों जगहों पर बांटता था। 19 अगस्त 2024 को वो अपने अपार्टमेंट से निकलने के बाद गायब हो गया। 2 दिन बाद उसकी पत्नी पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट बटलर काउंटी शेरिफ कार्यालय में दर्ज कराने गई। उसने अधिकारियों को बताया कि वह उनसे संपर्क की कोशिश कर रही थी और इतनी देर तक कोई खबर न मिलना असामान्य था। जांचकर्ता थोड़ी ही देर बाद अपार्टमेंट पहुंचे, इस उम्मीद में कि उन्हें वहां ऐसे सुराग मिल सकते हैं जो उनके ठिकाने का पता लगाने में मदद करे। निगरानी फुटेज के अलावा वहां कुछ भी नहीं था। अधिकारियों को जबरन घुसपैठ के कोई संकेत नहीं मिले, लेकिन काउंटर पर ब्रियो इटालियन ग्रिल का कथित तौर पर बचा हुआ खाना मिला, जिससे लगा कि स्कॉट फिर लौटने वाले थे। उनकी कार व मोबाइल वहीं छोड़े गए थे। उन्हें किसी और कैमरे में नहीं देखा गया, जिससे उनके अगले कदम या कोई उन्हें लेने आया था पता नहीं चल सका। लगभग 1 साल बाद शेरिफ के कार्यालय को स्कॉट के ठिकाने के बारे में कोई सुराग या जानकारी नहीं मिली है। उन्होंने कोलंबस सहित पुलिस विभागों को अलर्ट भेजा है ताकि कोई जानकारी मिले। उसका फोन, वित्तीय रिकॉर्ड और कंप्यूटर जांचने पर भी कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस को किसी आपराधिक कृत्य का कोई सबूत नहीं मिला और ना ही कोई संकेत मिला कि उसने तब से कोई पैसा निकाला या इस्तेमाल किया हो। स्कॉट उस दिन सीढ़ियों से उतरा और रहस्यमय ढंग से गायब हो गया। इस व्यक्ति का पता लगाने में उपयोगी कोई भी जानकारी बटलर काउंटी शेरिफ कार्यालय को 5137851300 पर दी जा सकती है। मामला संख्या 2,45,789 के साथ। सीसीटीवी फुटेज सोलिसबरी जहरकांड मामले में उपलब्ध कराई गई, जिसमें पूर्व रूसी सैन्य अधिकारी और उनकी बेटी यूलिया 4 मार्च 2018 को हत्या के प्रयास का शिकार बने। ये तब शुरू हुआ जब सर्गेई और यूलिया मास्को से रूस के हीथ्रो हवाई अड्डे के लिए उड़ते हैं और 3 मार्च को करीब 2:40 बजे पहुंचते हैं। अगले दिन सर्गेई की कार को सॉलिसबरी में डिवाइसेस रोड की ओर जाते हुए देखा गया और फिर दोनों एक मॉल गए, जहां उन्होंने एक बार में कुछ समय बिताया। इसके बाद उन्होंने जीजी नामक एक रेस्तरां में खाना खाया और बिल चुकाने के बाद उन्हें लगभग 3:30 बजे वहां से निकलते हुए देखा गया। सिर्फ 40 मिनट बाद पुलिस से संपर्क किया गया और उन्हें सूचित किया गया कि एक पुरुष और एक महिला, जिन्हें बाद में पिता और बेटी के रूप में पहचाना गया, सॉलिसबरी में एक पार्क बेंच पर बेहोश पाए गए। एक मुख्य नर्सिंग अधिकारी वहां से गुजरे और तुरंत समझ गए कि कुछ गड़बड़ है, जब उन्होंने देखा कि यूलिया के मुंह से झाग निकल रहा था और उसकी आंखें सफेद और खुली थी, जबकि वो बेहोश थी। उन्हें कई बार होश आया, पर वे फिर बेहोश हो जाते थे। एम्बुलेंस आते ही उन्हें अस्पताल ले जाया गया। इसके बाद पुलिस अधिकारियों में अजीब लक्षण दिखे। एक अधिकारी जो सर्गेई के घर गया था, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हुआ। 2 अधिकारियों को आंखों में खुजली और सांस में दिक्कत हुई।
इस दौरान सरगेई और यूलिया अब भी स्वस्थ होने की कोशिश कर रहे थे। 29 मार्च को घोषणा हुई कि यूलिया की हालत में सुधार है और घटना के 1 महीने बाद सरगेई आखिरकार होश में आ गए। 18 मई को दोनों को स्वस्थ मानकर घर भेज दिया गया। एक जांचकर्ता ने बताया कि सरगेई के घर की तलाशी के बाद वह जहर से बीमार हो गए, जबकि उन्होंने सुरक्षात्मक कपड़े पहने थे। बाद में पता चला कि सैन्य स्तरीय नर्व एजेंट नोविचोक घर के दरवाजे के हैंडल पर लगाया गया था, जो छूने के बाद पूरे घर में फैल गया और उसे बेहद खतरनाक बना दिया। इसके परिणाम स्वरूप 2019 में इमारत के चारों ओर एक सील किया हुआ ढांचा बनाया गया और छत को एक सैन्य टीम द्वारा हटा दिया गया। अगले 4 महीनों में घर के बाकी हिस्से को दूषण मुक्त करके फिर से बनाया गया। बाद में 2 संदिग्धों की पहचान की घोषणा हुई। शक था कि अलेक्जेंडर पेत्रोव और रुस्लान बोशिरोव रूसी सैन्य खुफिया अधिकारी थे, जिन्होंने जहर देने की घटनाओं को अंजाम दिया था। फिर डॉक्टर अलेक्जेंडर मिश्किन को तीसरे संदिग्ध के रूप में जोड़ा गया। यह साफ हो गया कि रूस ने जहर दिया, क्योंकि सरगेई पर ब्रिटिश सरकार के लिए जासूसी का शक था। यह एक चल रहा मामला है जिसे सुलझने में शायद काफी समय लगेगा, लेकिन फिलहाल इस घटना के मुख्य संदिग्धों की पहचान कर ली गई है। सूत्रों के अनुसार सरगेई और यूलिया न्यूजीलैंड में जाकर बस गए हैं, पर इसकी पुष्टि नहीं हुई। फिलहाल यही जानकारी है। सारा गेल एबरसोल का जन्म सितंबर 1996 में हुआ था और वो 8 बच्चों में सबसे छोटी थी। वह सारासोटा, फ्लोरिडा में अपनी चाची चाचा के साथ बड़ी हुई। जब वो किशोरी हुई, सारा 2 घरों के बीच आना जाना करने लगी, एक अपनी चाची के घर और दूसरा डनेलन में अपनी बहनों के घर। 2014 में 18 साल की उम्र में उन्होंने डनेलन में जाकर शादी कर ली, लेकिन यह शादी ज्यादा समय तक नहीं चली और दोनों सिर्फ 1 साल में अलग हो गए। आखिरकार सारा ने फ्लोरिडा के रेडिक में 19,220 NW 60वीं एवेन्यू पर एक अपार्टमेंट साझा किया। वह उस इलाके में एक एग्जॉटिक डांसर के तौर पर काम करती थी। तलाक, अलगाव और फिर रेडिक लौटने जैसी छोटी रुकावटों के बावजूद सारा की जिंदगी ठीक चल रही थी, लेकिन 2 मार्च 2023 को वो रहस्यमय ढंग से गायब हो गई और सब कुछ रुक गया। शाम 7 बजे जब वह काम से निकली तो बहन को मैसेज कर घर छोड़ने को कहा। उनकी बहन उपलब्ध नहीं थी, वे लेने नहीं आ सकी। 50 मिनट बाद उन्होंने मैसेज भेजकर बहन से बच्चों को हेलो बोलने को कहा। फिर रात 10-11 बजे आखिरी मैसेज आया। अब उनकी बहन चाहती है कि काश वे उन्हें ऐसा करने से रोक पाती। आखिरी मैसेज में सारा ने लिखा कि वो अनजान ट्रक में काउबॉय जैसे लोगों के साथ जा रही है। वो उनके साथ रहकर बहुत खुश लग रही थी और उसे उम्मीद थी कि घर तक का सफर मजेदार रहेगा। सारा को 17,980 नॉर्थ हाईवे 441 पर सर्कल केक गैस स्टेशन की निगरानी कैमरा में देखा गया था, जब वो 2 आदमियों के साथ काले पिकअप ट्रक में चढ़ रही थी। 26 साल की सारा घर नहीं पहुंची और तब से वो लापता है। अगले दिन सारा की रूममेट ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट करानी चाहिए, पर पुलिस ने कहा कि 1 हफ्ता इंतजार करना होगा। परिवार ने सारा से संपर्क न होने पर मेरियन काउंटी शेरिफ कार्यालय में गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराई और जांच शुरू हुई। अधिकारियों ने उन अज्ञात पुरुषों की पहचान कर ली जिनके साथ सारा आखिरी बार दिखी थी। उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया, लेकिन पुलिस ने कभी भी वह जानकारी सार्वजनिक नहीं की जो उन्होंने इकट्ठा की हो सकती थी। जांचकर्ताओं ने बाद में कहा कि सारा को आखिरी बार 3 मार्च की सुबह के शुरुआती घंटों में देखा गया था, जब वह कथित तौर पर एक नीली सेडान कार में बैठ रही थी, जिसे गवाहों का मानना है कि वह ह्यूंडई थी। काउबॉय के एक रूममेट ने आगे आकर खुलासा किया कि लापता महिला उस शाम उनके निवास पर थी और वह वहां सुबह के शुरुआती घंटों तक रुकी रही थी। इसके बाद वो खुद वहां से चली गई और नीली गाड़ी में बैठ गई। मामला ठंडा पड़ गया क्योंकि उनके पास सिर्फ गवाहों के बयान और निगरानी फुटेज थे। 1 साल तक नीली सेडान के मालिक को खोजने की मेहनत के बाद मामले में बड़ी सफलता मिली। मार्च 2024 में मेरियन काउंटी शेरिफ कार्यालय ने वाहन के चालक का नाम बताया। वह टायरोन मूरमैन था
जिसे अब जांच के दायरे में एक अहम व्यक्ति माना जा रहा है। जांचकर्ताओं ने फोन की तलाशी के लिए वारंट लिया और पता किया कि वह और लापता महिला मेरियन काउंटी के उत्तर पश्चिम में एक कन्वीनियंस स्टोर पर थे। वे 3 मार्च 2023 की सुबह वहां गए थे। दुर्भाग्यवश पुलिस केवल इतनी ही जानकारी पता कर पाई है और मूरमैन तब से ही सहयोग नहीं कर रहा है। अब कानून प्रवर्तन एजेंसियां जनता से अपील कर रही हैं कि सारा एबरसोल के बारे में कोई जानकारी हो तो बताएं। जानकारी मेरियन काउंटी शेरिफ कार्यालय को 352-368-350-8 पर दी जा सकती है। 08 42 वर्षीय शॉन फॉक्स एक और शिकार है जिनकी 2 अक्टूबर 2022 को बेलफास्ट आयरलैंड में साजिश के तहत हत्या कर दी गई। अब $20,000 का इनाम मिलेगा जो लगभग $26,000 के बराबर है अगर कोई व्यक्ति इस मामले की जानकारी देता है, लेकिन अब तक ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है। उस दोपहर शॉन बेलफास्ट के डोनेगल सेल्टिक फुटबॉल क्लब गए थे जहां कई लोगों ने उन्हें फंक्शन रूम में कुछ ड्रिंक्स लेते हुए देखा था। क्लब में हड़कंप मच गया जब 2 लोग आए और गवाहों के सामने शॉन पर हमला किया। उन्होंने जांचकर्ताओं को बताया कि यह हमला निश्चित रूप से पहले से योजना बनाकर किया गया था क्योंकि दोनों लोग सीधे शॉन के पास गए और गोली चला दी। शॉन के गिरने के बाद भी वे फायरिंग करते रहे। एक वक्त वे उसके ऊपर खड़े होकर गोली चला रहे थे। फिर वे गाइडर गार्डन्स की ओर भागे और क्लब में कई ग्राहकों द्वारा देखे जाने पर भी उनकी पहचान नहीं हो सकी। ये घटना 60 सेकंड से भी कम समय में घटी और कई लोग जो उन्होंने देखा उससे सदमे में आ गए। संभव है कि दोनों को शॉन की दिनचर्या पता थी क्योंकि शॉन क्लब में नियमित रूप से नहीं आते थे और जानते थे कि वह रविवार दोपहर वहां रहेंगे। पुलिस ने कहा कि यह चमत्कार है कि और कोई घायल नहीं हुआ क्योंकि कुछ सेकंड में करीब 20 राउंड फायर हुए और कई गोलियां फर्श से टकराकर पास मौजूद लोगों को बाल बाल चूक गईं। उन्होंने कहा कि ऐसे हमलों का सभ्य समाज में कोई स्थान नहीं है और दोनों हमलावरों को जल्द पकड़ना जरूरी है ताकि न्याय हो सके। कहा गया है कि शॉन का मामला उस मामले से जुड़ा हो सकता है जिसमें उसके दोस्त की भी ऐसे ही हमले में मौत हुई थी। 2018 में 43 वर्षीय जिम डोनेगन सेंट मैरीज ग्रामर स्कूल के बाहर बेटे का इंतजार करते हुए कार में थे जब एक ऐसे व्यक्ति ने उन पर हमला किया जिसे अर्धसैनिक समूह का सदस्य माना जाता है। ये हमला भी दिन दहाड़े किया गया था और संबंधित व्यक्ति को ये परवाह नहीं थी कि कई गवाह उसे देख रहे हैं, जैसा कि शॉन पर हुए हमले में भी हुआ था। डोनेगन के मामले में यह पता है कि उन्होंने वर्षों में कई दुश्मन बना लिए थे, लेकिन शॉन के परिवार और उनके मामले की जांच कर रहे अधिकारियों को अब तक हमले का कोई कारण समझ नहीं आया है क्योंकि वह इलाके में काफी पसंद किए जाते थे। दोनों संदिग्धों की सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक कर दी गई है, लेकिन पहचान नहीं हो पाई है। पहला व्यक्ति हल्के नीले हुड वाली टॉप, बेसबॉल टोपी, ग्रे पैंट, काले जूते और 2 रंग के दस्ताने पहने हैं ताकि अपराध स्थल पर फिंगरप्रिंट न छूटे। दूसरा व्यक्ति हल्के रंग की हुड वाली टॉप, लाल धारियों वाली बाजू, बेसबॉल टोपी, ग्रे बूट्स और 2 रंग के दस्ताने पहने था। अगर आपने उस दिन कुछ उपयोगी देखा या फुटेज के किसी व्यक्ति को पहचानते हैं तो कृपया क्राइम स्टॉपर्स से संपर्क करें। 555-111 ये 27 नवंबर 2024 की बात है जब माइकल बाउंस, जो यूरेका कैलिफोर्निया से हैं, अपने घर से किराने की दुकान जाने के लिए निकले थे। उनका प्लान एक दोस्त के साथ खरीदारी का था और वे 4:30 बजे के बाद मिलने वाले थे। ऐसा लगता है कि वह पाइन हिल अपार्टमेंट्स में अपने दोस्त से मिलने कभी नहीं पहुंचे और रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। परिवार को कुछ गलत होने का एहसास होने में 2 दिन लग गए। 29 नवंबर दोपहर को उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट यूरिका पुलिस में दर्ज हुई, जिससे तुरंत खोज शुरू हुई और कई अजीब बातें सामने आईं। उन्हें पहली जानकारी यह मिली कि उनकी गुमशुदगी से पहले लगभग 3 बजे दोपहर में निगरानी कैमरे की फुटेज में 60 वर्षीय व्यक्ति को ब्लू लेक इलाके के मर्फी मार्केट में अकेले देखा गया था और यह उनके अपने दोस्त से मिलने के अपॉइंटमेंट से पहले की बात थी।
अगली जानकारी एक गवाह से मिली जिसने दावा किया कि उसने माइकल के स्वामित्व वाली सिल्वर 2006 डॉस चार्जर कार, जिसका लाइसेंस प्लेट नंबर 9CCF 449 था, को पाइन हिल अपार्टमेंट्स के पास देखा था। उसने उस दिन लगभग 5:52 बजे कार को देखा था। उस वाहन को 30 नवंबर को खोजा गया था। ये वाहन पाइन हिल के वांस और यूरिका स्ट्रीट पर लावारिस और अनलॉक मिला था। चार्जर अपने दोस्त के अपार्टमेंट से सिर्फ 3 ब्लॉक दूर खड़ा था, लेकिन माइकल कहीं नजर नहीं आ रहा था। अंदर उसका मोबाइल था जिसकी बैटरी खत्म थी। जांचकर्ताओं को उम्मीद थी कि उसके मोबाइल फोन में मौजूद डेटा उन्हें ऐसे सुराग दे सकता है जिससे वे लापता व्यक्ति के आखिरी पलों को जोड़ सके और शायद उसकी लोकेशन का पता लगा सके। दुर्भाग्यवश वे वारंट नहीं ले पाए हैं। कानूनी अड़चनें और डेटा तक पहुंच न होना रहस्य सुलझाने में बाधा है। अधिकारियों ने इलाके की तलाशी ली, लेकिन कोई सुराग या सबूत नहीं मिला जिससे उसकी लोकेशन पता चले। इसके बाद पुलिस को उस इलाके से एक और निगरानी फुटेज मिला जहां वाहन मिला था। वीडियो में दिखाया गया कि चार्जर वेन्स एवेन्यू पर बिना हेडलाइट्स रुका। उसका टाइम स्टैम्प 8:05 बजे शाम का था, जबकि एक गवाह उसे कई घंटे पहले देख चुका था। उस शाम 8:05 के बाद जो कुछ भी हुआ वह अब भी अज्ञात है, लेकिन इसका नतीजा एक स्थायी और चिंताजनक रहस्य के रूप में सामने आया है, जिसने समुदाय को एक डरावना एहसास दे दिया है। सुराग या संकेत न मिलने पर यूरिका पुलिस विभाग के पास सिर्फ और खोजबीन का विकल्प था। तीसरे अभियान में यूरिका पुलिस और खोज बचाव टीमों ने मिलकर काम किया। उन्होंने माइकल की कार मिलने वाले इलाके के पास 31 एकड़ ग्रीन बेल्ट की छानबीन की। फायर वॉलंटियर टीमों और 6 कुत्तों को शामिल किया गया, लेकिन सफलता नहीं मिली। माइकल गायब हो गया था। उस दिन की घटना से कैलिफोर्निया की कम्युनिटी हैरान थी। माइकल का गायब होना अब भी रहस्य है। माइकल बाउंस की गुमशुदगी से संबंधित जानकारी यूरेका पुलिस को 707-4414-060 पर दी जा सकती है। 21 वर्षीय एथन बोर्सिनोस मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया के एक पूर्व पुलिस अधिकारी के बेटे थे, लेकिन वे अपने पिता के रास्ते पर नहीं चले। वह विभिन्न प्रकार की आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के लिए जाना जाता था और माना जाता है कि यही उस पर हुए जानलेवा हमले का एक कारण था। किशोर अवस्था में ही बोर्सिनोस ने कासिम हमद और उसके चचेरे भाई अहमद अल हमजा के गिरोह में शामिल होने का फैसला किया। हमद ऑस्ट्रेलिया में अवैध तंबाकू व्यापार के लिए जाना जाता है। माना जाता है कि बोर्सिनोस एक संगठित हत्या में शामिल था, जिसमें हाई प्रोफाइल गैंगस्टर सुलेमान अब्दुल रहीम की जान गई, जो प्रेस्टन की हाई स्ट्रीट के अपार्टमेंट की अंडरग्राउंड पार्किंग में मृत मिला। माना जाता है कि चारों आदमी अब्दुल रहीम का इंतजार कर रहे थे और जब वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पहुंचे तो उन पर हमला हुआ। गर्लफ्रेंड ने मदद करने की कोशिश की, जबकि पुलिस को बुलाया जा रहा था, लेकिन जब तक वे पहुंचे अब्दुल रहीम जा चुके थे। जांचकर्ताओं को इसमें कोई शक नहीं है कि बोर्सिनोस पर हुआ हमला भी बहुत सोच समझकर योजनाबद्ध किया गया था और इस अपराध को अंजाम देने के लिए पेशेवर हिटमैन को किराए पर लिया गया था। जनता के लिए जारी किए गए सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि हमलावरों ने हमला करने से पहले पीछा करने के लिए कई महीने पहले चुराई गई कारें इस्तेमाल की थीं। यह हमला दिन दहाड़े हुआ। दिलचस्प है कि बोर्सिनोस पर हथियार, ड्राइविंग और अवैध पदार्थों के आरोप थे और वह अदालत में पेश होने वाले थे। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि इन मामलों का हमले से कोई संबंध था या नहीं। इस हमले की वजह साफ नहीं है, लेकिन माना जाता है कि बोर्सिनोस के संगठित अपराध से जुड़े होने के कारण उन पर हमला कराया गया। दोनों जिम्मेदारों की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई है। पुलिस ने पहचान वालों से आगे आने का अनुरोध किया है। वीडियो फुटेज में दोनों लोगों को एपिंग के एक शॉपिंग सेंटर से बाहर निकलते हुए देखा जा सकता है। उनके हाथों में भूरे रंग की कागज की थैलियां हैं। फिर वे वॉक्सवैगन एसयूवी की तरफ बढ़े, जो कुछ दिन पहले मेलबर्न में चोरी हुई थी। सफलतापूर्वक हमला करने के बाद वे एक निसान पेट्रोल में भाग गए, जो एक और चोरी की गई गाड़ी थी, और कुछ दूरी तक चलाने के बाद उन्होंने वो गाड़ी छोड़ दी और एक वॉक्सवैगन गोल्फ में चले गए। गोल्फ में कुछ देर तक सफर करने के बाद उन्होंने फिर से गाड़ी बदली
और एक BMW में चले गए, लेकिन उससे पहले उन्होंने गोल्फ को आग लगा दी, इस उम्मीद में कि आग किसी भी संभावित सबूत को नष्ट कर देगी जो पीछे छूट गया हो। अगर आप इन दोनों को जानते हैं तो कृपया क्राइम स्टॉपर्स 1-800-330-300 पर संपर्क करें। 00. ब्रॉक्टन पुलिस विभाग, कैनाइन यूनिट्स और अन्य बचाव संगठनों ने इस साल जुलाई के शुरुआती दिनों में ब्रॉक्टन मैसाचुसेट्स के 755 क्रेसेंट स्ट्रीट पर स्थित कैफ्री टावर्स के आसपास के जंगलों वाले इलाकों में पहुंचकर तलाशी अभियान चलाया। वे एक लापता व्यक्ति की तलाश कर रहे थे, जिसकी गुमशुदगी न केवल रहस्यमय थी बल्कि बेहद खतरनाक भी थी। 7 साल की मेरी लुई सैंड की गुमशुदगी, जो उसी अपार्टमेंट में रहती थी जिसकी तलाशी हो रही थी। ये 5 जुलाई की बात है जब मेरी, जो केवल हेतियन क्रियोल बोलती है, अपने अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स से भटक गई और फिर उसका कोई पता नहीं चला। परिवार के मुताबिक वह पहले भी भटकी थी, लेकिन जल्दी मिल जाती थी। लेकिन उसके घर के चारों ओर घना जंगल था, जिससे वहां पहुंचने पर उसे ढूंढना और मुश्किल हो जाता। पिछली घटनाओं के बावजूद रिश्तेदारों ने इस गुमशुदगी पर चिंता जताई है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, उसके कुशल क्षेम को लेकर डर बढ़ता गया। मरी को अपार्टमेंट परिसर के ठीक बाहर निगरानी कैमरे में देखा गया था, जिसमें केवल उसे बाहर जाते हुए दिखाया गया, लेकिन यह नहीं पता चला कि वह किस दिशा में गई थी। हालांकि पुलिस और बचाव कर्मियों ने पूरी तत्परता के साथ खोजबीन की, लेकिन वे कोई भी सुराग नहीं ढूंढ पाए जिससे उन्हें पता चल सके कि मरी आखिरकार कहाँ गई। उन्होंने जनता से मदद मांगी, उम्मीद की किसी ने कुछ देखा हो, लेकिन ऐसा लगता है कि किसी ने भी कुछ नहीं देखा। कुत्तों ने जंगल में कभी कोई गंध नहीं पकड़ी, जिससे मामला और जटिल हो गया। जांच कर रहे अधिकारियों ने नहीं बताया कि उन्हें किसी आपराधिक कृत्य का शक है या नहीं, या आखिरी बार मैरी को किसने देखा था, या उसके गायब होने की परिस्थितियां क्या थीं। क्या वो बस यूं ही भटक गई और रास्ता भूल गई? क्या किसी ने उन्हें अपने साथ ले लिया, या यह कुछ और खतरनाक चल रहा है? इन्हीं सवालों ने मैसाचुसेट्स समुदाय को बेचैन किया है। कोई सबूत सामने न आने के कारण ये मामला सोशल मीडिया पर फैलाया गया, इस उम्मीद में कि कोई गवाह आगे आए। लेकिन उस प्रसार के बाद बस एक परेशान करने वाला सिद्धांत सामने आया, जिसका अनुमान कई सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने लगाया। उन्होंने सुझाव दिया कि मैरी शायद ICE यानी अमेरिकी आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन एजेंसी की शिकार हुई होंगी, क्योंकि वो महिला हेती से थीं। इस सुझाव से परिवार की चिंताएं और बढ़ गईं। अगर मैरी को ICE ने हिरासत में लिया है तो वो कहीं भी हो सकती है, या तो डिटेंशन में या फिर पहले ही डिपोर्ट की जा चुकी हों, और उनके किसी भी रिश्तेदार को इसके बारे में पता भी नहीं चलेगा। ब्रॉक्टन पुलिस लापता महिला की तलाश कर रही है, जिनकी उम्र और स्वास्थ्य समस्याएं उन्हें ढूंढना जरूरी बनाती हैं। पुलिस ने जानकारी देने का एक संपर्क माध्यम शुरू किया है। उम्मीद है समुदाय की जानकारी से पता चल सकेगा। जानकारी ब्रॉक्टन पुलिस विभाग को 5089410200 पर दी जा सकती है। 0. 35 वर्षीय आयरन वर्कर कोरी एरिज मेंडेस का 2022 में ऑस्टिन टेक्सास में हुआ मामला परिवार और जांचकर्ताओं के लिए रहस्य बना हुआ है, क्योंकि वे अब भी हमलावर और उसके मकसद का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। निगरानी फुटेज अब जनता के लिए उपलब्ध करा दी गई है। हालांकि इसमें कोरी पर हमला नहीं दिखाया गया है, लेकिन यह उनके जीवन समाप्त होने से पहले के घंटों में उनकी गतिविधियों को दिखाता है, और उम्मीद की जा रही है कि इससे किसी की याददाश्त ताज़ा हो जाएगी और वे आगे आकर जानकारी देंगे ताकि उनके हमलावर को पकड़ा जा सके। जारी किए गए 4 मिनट के संपादित वीडियो में कोरी को उस साल 16 अप्रैल को रात 10:07 पर कैप मेट्रो बस में चढ़ते हुए देखा जा सकता है। ये फुटेज बस के CCTV कैमरों से रिकॉर्ड हुआ था। उसी रात लगभग 10:36 बजे उसे लावाका स्ट्रीट के 1500 ब्लॉक पर कैमरों में कैद किया गया, जब वह सड़क के एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहा था। दूसरी तरफ पहुंचने के बाद वह दक्षिण दिशा में चला गया और नजरों से ओझल हो गया। अगली बार वह कैमरे में लगभग 90 मिनट बाद 17 अप्रैल की सुबह दिखाई दिया, जब वह छठी स्ट्रीट और ब्राजोस के दक्षिण पूर्व कोने के पास फुटपाथ पर चल रहा था। फिर वह छठा और कांग्रेस स्ट्रीट्स की ओर पश्चिम जा रहा था। समय दोपहर 12:30 था। उसे छठी स्ट्रीट के
200 ब्लॉक पर देखा गया। अब वो अकेला नहीं था, उसके साथ एक महिला थी जिसके पास सफेद बैग था। फिर वह 6ठी स्ट्रीट के उत्तर छोर की एक दुकान में गया और 30 मिनट बाद रात 1 बजे बाहर निकला। उसे सड़क पर एक दूसरी महिला से बात करते देखा गया। वीडियो में दिखाए गए लोगों में से कोई भी अब तक सामने नहीं आया है और उम्मीद की जा रही है कि जारी किया गया वीडियो उन्हें सामने आने के लिए प्रोत्साहित करेगा। उसी सुबह बाद में पुलिस को सूचना मिली जब कोरी ईस्ट मिल्टन स्ट्रीट के 200 ब्लॉक में सड़क पर मृत मिले। ये पाया गया कि उन पर आग्नेयास्त्र से हमला हुआ, पर संदिग्ध की पहचान नहीं हो सकी क्योंकि हमले से पहले उनकी गतिविधियां अज्ञात हैं। कोरी की मां ने बताया कि हमले से पहले वाले महीने में कोरी ने कहा था कि कोई उसकी जान लेना चाहता है। उसने विस्तार से कुछ नहीं बताया, लेकिन अपनी मां से कहा कि वो बस यह सुनिश्चित करना चाहता था कि वह उसकी चिंताओं से अवगत रहें। कभी कोरी ने ऑस्टिन छोड़ फोर्ट बेन लौटने की सोची, पर परिवार ने कहा कि समस्याओं से भागना उसकी आदत नहीं, इसलिए उसने वहीं रहने का फैसला किया। कोरी के करीबी दोस्त ने बताया कि उसकी जिंदगी खत्म होने से कुछ हफ्ते पहले उसके व्यवहार में बदलाव आया था। वह कम बोलने लगा था और लगभग सभी से बात करना बंद कर दिया था। पुलिस ने कहा है कि फुटेज में खुद को पहचानने वाला कोई भी व्यक्ति सामने आए, क्योंकि उसके पास जांच के लिए जरूरी जानकारी हो सकती है। अगर आपको कोरी पर हमला करने वाले के बारे में या उसके मामले की कोई जानकारी है तो कृपया ऑस्टिन पुलिस विभाग की हत्या जांच इकाई को 5129748477 पर बताएं। 77 कोई भी माता पिता कभी यह उम्मीद नहीं करते कि उन्हें किसी समाचार रिपोर्टर के माइक्रोफोन के सामने खड़े होकर अपने बच्चे का वर्णन करना पड़ेगा, यह उम्मीद करते हुए कि किसी ने उन्हें देखा हो, क्योंकि वे लापता हो गए हैं या संपर्क नहीं कर पाए हैं। यही वह स्थिति थी जिसमें विडाल परिवार खुद को पाएगा जब उनके वयस्क बेटे जैकरी विडाल के लापता होने का मामला सामने आया। उन्होंने उसका वर्णन एक अच्छे बच्चे के रूप में किया जो परिवार के साथ रहना बहुत पसंद करता था। वह उनके सामाजिक आयोजनों का बेसब्री से इंतजार करता था, जहां वे सब मिलकर खूब मजे करते थे। 2022 में जैकरी के रहस्यमय ढंग से लापता होने के बाद से मजेदार पारिवारिक मिलन नहीं हो पाए। उस साल 22 अक्टूबर की बात है जब 27 वर्षीय जैकरी पॉट्सविल पेंसिल्वेनिया के ईस्ट नॉर्वेजियन स्ट्रीट में रूट 61 के पास स्थित 7-Eleven सुविधा स्टोर में गया था। सुरक्षा कैमरे में उसे लाल शर्ट, नीली जीन्स, टैन जैकेट और ओकली बेसबॉल हैट पहने देखा गया। कैमरे ने करीब 4 बजे उसकी एंट्री और बाहर निकलने की रिकॉर्डिंग की, जो उसके गायब होने से पहले के आखिरी पलों को दिखाती है। उसी दिन बाद में जैकरी कथित तौर पर पॉट्सविल में एक हाउस पार्टी में गया। उस घर के निवासियों के अनुसार वह अगले दिन तड़के सुबह के समय वहां से चला गया था और तब से उसे किसी ने देखा या उसके बारे में कुछ सुना नहीं है। विडाल परिवार को नहीं लगता कि उस युवक ने गायब होने का इरादा किया था और उनका मानना है कि कोई न कोई कुछ जानता है और जैकरी कहाँ है, इस सवाल का जवाब देने की अहम कुंजी उसी के पास है। गुमशुदगी रिपोर्ट के बाद पॉट्सविल पुलिस ने तुरंत सुराग ढूंढने शुरू किए। गायब होने के तुरंत बाद एक सूचना मिली जिसमें कहा गया कि जैकरी को शहर से बाहर जाने वाले रेलवे ट्रैक के साथ चलते हुए देखा गया था। अधिकारियों इसकी पुष्टि नहीं कर सके, इसलिए सुविधा स्टोर की निगरानी फुटेज और पार्टी में उपस्थिति ही उसके गायब होने से पहले की एकमात्र पुष्ट गतिविधियां रहीं। कहा जाता है कि जैकरी पॉट्सविल फ्री पब्लिक लाइब्रेरी और मार्केट सेंटर स्ट्रीट्स चौराहे पर घूमता था, लेकिन उसे वहां नहीं देखा गया जहां वो अक्सर जाता था। ये सुझाव है कि वो शुकिल किल हेवन पेंसिल्वेनिया या शार्प माउंटेन पूर्वी पेंसिल्वेनिया रिड्स एंड वैली एप्लेशियंस में हो सकता है। इन इलाकों में की गई खोज के बावजूद जैकरी अब भी लापता है। लापता जैकरी विडाल के बारे में जानकारी पॉट्सविल पुलिस विभाग को 570 622 1234 पर दी जा सकती है। 63 वर्षीय फॉस्टिनो एलामो और 25 वर्षीय लुइस एनियल एलामो के पिता पुत्र के परिवार को शिकागो शहर से जवाब की सख्त जरूरत है, क्योंकि फॉस्टिनो और लुइस की जान लेने वाले लोगों की अब तक पहचान नहीं हो पाई है। इस परिवार को जानने वाले उनके रिश्ते को स्वस्थ मानते हैं,
क्योंकि वे एक दूसरे का समर्थन करते हैं। वे ज्यादातर समय एक दूसरे के साथ बिताने के लिए भी जाने जाते हैं, जिससे ये हमला और भी ज्यादा दुखद हो जाता है। पिता और बेटे का शिकागो के लिटिल विलेज इलाके में एक ज्वेलरी स्टोर था और शाम 5:49 बजे 8 नवंबर 2025 को वे रात के लिए दुकान बंद करने ही वाले थे। पर उससे पहले शिकागो ब्लैक हॉक्स हुड वाली स्वेटशर्ट में एक आदमी दुकान में घुसा और सुरक्षा कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। उसने फिर एक बंदूक निकाली और उसे पिता और बेटे की ओर तान दिया और उनसे कई गहने सौंपने की मांग की। दोनों के पास उसकी बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि उन्हें अपनी जान का डर था। और जैसे ही लुटेरे को वो मिल गया जिसके लिए वो आया था, उसने वहां से भागने की कोशिश शुरू कर दी। पास के व्यवसाय के कैमरे में वो आदमी दुकान से निकलकर सड़क पर जाते दिखता है, लेकिन फॉस्टिनो और लुइस ने सामान वापस पाने के लिए उसका पीछा करने का निर्णय लिया। उनमें से एक ने सड़क पर उसका पीछा करता गया और जब वह अपराधी के पास पहुंचा तो दोनों के बीच झगड़ा हो गया। चोर किसी तरह भाग गया, लेकिन फॉस्टिनो और लुइस उसका पीछा कर रहे थे। उन्होंने चोर का पीछा कर उसे स्प्रिंगफील्ड एवेन्यू के कोने तक पहुंचाया, जहां हालात खतरनाक और दुखद हो गए। उस आदमी ने, जो घिरा महसूस कर रहा था, फिर बंदूक निकाली और इस बार गोली चला दी। पिता पुत्र को गोली लगी और लुटेरा चोरी का सामान लेकर भाग गया। उसे सफेद मासेराती एसयूवी में बैठते देखा गया और वो स्प्रिंगफील्ड एवेन्यू पर दक्षिण की ओर तेजी से गया। दुर्भाग्यवश निगरानी फुटेज से अपराधी की पहचान नहीं हो पाई और अब पुलिस ने अनुरोध किया है कि जो भी उसे पहचानता है वह आगे आए ताकि उसे ढूंढकर गिरफ्तार किया जा सके। जो भी व्यक्ति जांचकर्ताओं को इन लोगों के ठिकाने की सूचना देगा उसे $20,000 इनाम मिलेगा। अन्य ज्वेलरी स्टोर मालिकों से भी अपील की गई है कि अगर उन्होंने अपने स्टोरों के आसपास संदिग्ध लोगों को मंडराते देखा हो तो संपर्क करें। जो भी व्यक्ति इन दोनों में से किसी एक को पहचानता है उससे अनुरोध किया गया है कि वह शिकागो पुलिस विभाग से 312746825 पर संपर्क करे। कई चिकित्सीय समस्याओं के साथ जी रही थी डोनिटा लूडा विल्करसन, जिनके पास 2020 तक पहले से ही 6 बच्चे थे, जिनकी उम्र 15 से 22 साल के बीच थी। उसी साल वो इवांसविल, इंडियाना में अपने भाई के घर रह रही थी, लेकिन अचानक गायब हो गई और एक अनसुलझा रहस्य छोड़ गई। 21 जून को डोनिटा ने लॉज और टेलर एवेन्यू के पास अपने भाई के घर से निकलते हुए अपनी सबसे छोटी बेटी से कहा कि वह जल्दी लौटेगी। किसी को नहीं पता था कि वे उसे आखिरी बार देख रहे हैं। 44 वर्षीय डोनिटा उस शाम वापस नहीं लौटी और उनसे संपर्क करने की सारी कोशिशें नाकाम रहीं। अगली सुबह जब परिवार के सदस्यों को एहसास हुआ कि डोनिटा ने उनकी कॉल्स का जवाब नहीं दिया है, तो उन्होंने स्थानीय पुलिस विभाग में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और डोनिटा की तलाश शुरू हो गई। पुलिस ने सबसे पहले उससे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन पाया कि उसका मोबाइल फोन या तो बंद था या फिर उसकी बैटरी खत्म हो गई थी। यह जानने की उम्मीद में कि उसकी गतिविधियां क्या थी, जांचकर्ताओं ने जल्दी ही निगरानी वीडियो की ओर रुख किया और घंटों की फुटेज खंगालना शुरू कर दिया। उन्हें जल्द ही डोनिटा की फुटेज मिल गई, जिसमें वो पिछली शाम 8:16 बजे इवांसविल के ईस्ट साइड मोटेल से निकलती दिखी। फिर सुरक्षा कैमरों ने उसे एक अज्ञात व्यक्ति के साथ बाहर खड़ा दिखाया। उस आदमी से दूर जाने के बाद उसे सनरूफ और टिंटेड खिड़कियों वाली सिल्वर 2004 शेवरले सबर्बन में बैठते देखा गया। अब उनके पास एक सुराग था। पुलिस ने और सुरक्षा फुटेज जांचे और उस एसयूवी के रास्ते का पता लगाया जिसमें वो लापता महिला सवार हुई थी। वो गाड़ी दक्षिण पश्चिम इंडियाना से दक्षिणी इलिनॉय पहुंची। जांचकर्ताओं ने पता लगाया कि डोनिटा का फोन इस इलाके में 5 बार पिंग हुआ था, खासकर इलिनॉय के कार्बोनडेल के आसपास। अगली सुबह के शुरुआती घंटों में पिंग अचानक बंद हो गए थे। अधिकारियों ने एसयूवी के मालिक का पता लगा लिया और उन्हें जल्दी ही ट्रैक कर लिया गया, लेकिन उन्होंने कथित तौर पर जांच में सहयोग करने से इनकार कर दिया, जिससे मामला रहस्यमय तरीके से ठंडा पड़ गया। डोनिटा के गायब होने से पहले के दिनों में कुछ भयावह घट चुका था। परिवार के अनुसार
दोनिता को 2 पुरुषों से दिन ब दिन ज्यादा धमकी भरे संदेश मिल रहे थे। उनमें एक उसका पूर्व प्रेमी था। अदालत के रिकॉर्ड के मुताबिक उसे 2018-2019 में 4 बार घरेलू हिंसा और मारपीट के आरोप में गिरफ्तार किया गया, जिसमें दोनिता पीड़िता थी। हालांकि उनकी पहचान उजागर नहीं हुई है, दोनों पुरुष और एसयूवी मालिक इस गुमशुदगी मामले में संदिग्ध नहीं माने जाते। मामले की जांच अभी भी जारी है और अब तक कोई बड़ी सफलता नहीं मिली है। ऐसी जानकारी देने पर $5000 का इनाम घोषित किया गया है, जिससे लापता महिला का पता चल सके। जानकारी इवांसविल पुलिस विभाग को दी जा सकती है। 12-436-7979। आप सभी का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक बटन जरूर दबाएं, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि नए वीडियो की जानकारी मिले। मेरा नाम टॉप 5 अननोन्स है। अगली बार मिलते हैं।